Hello dear students, welcome to you in my YouTube channel स्वामी मनोज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की 12th क्लास की केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में मैं थर्ड लेक्चर की बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, उनके लिए रेट एक्सपेरिमेंटल क्या है, या फिर उनके लिए इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन क्या है, डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन क्या है, हाफ लाइफ पीरियड उनका क्या होता है और किस टाइप से वो चलती हैं, इन चीज को आज डिस्कस करेंगे। देन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन का ऑर्डर उस पावर को हम बोलते हैं, उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की उस पावर को बोलते हैं जिसके अकॉर्डिंग रेट डिसाइड होता है कि कंसंट्रेशन में चेंज करने के बाद रेट किस पावर के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, विच इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब पावर वहां पे जीरो हो गई, पावर जीरो हो गई, इसका मतलब कंसंट्रेशन को बढ़ाएं घटाएं रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें रिएक्टेंट की रेट एक कांस्टेंट रेट होती है और उसमें अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम बढ़ा दें या घटा दें, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, देयर इज नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देन वी कैन से दैट द रिएक्शन इन विच रेट independent from concentration of reactants is called zero order reaction. It means we can say that a rate law or rate expression which calculated by experiment or practical is equal to K into the concentration power zero. That is zero order reaction. Then rate of reaction और rate law. Rate law के अंदर ये जो टर्म दिया ये rate है, R से नोट कर रहा हूँ मैं, R is K into concentration power zero. Then we can say that rate of these type of reactions which have zero order rate, which is R, और dx by dt, it is also rate. हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। With time, रेट और टाइम के बीच में जो ग्राफ आएगा which is constant, मीन टाइम के साथ साथ रेट कांस्टेंट रहेगी, रेट में कोई इफेक्ट नहीं होगा। या फिर कंसंट्रेशन के साथ इस टाइप की ग्राफ नोट करें हम तो भी ग्राफ यही आएगा, या फिर टाइम के साथ मैंने बताया कि रेट विद टाइम दिस, लेकिन टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन तो डिक्रीज ही होगी। कंसंट्रेशन और टाइम के साथ अब ग्राफ प्लॉट करें तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इनके साथ में टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, लेकिन कंसंट्रेशन कम भी होती जा रही है लेकिन पावर जीरो है तो भी रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा टाइम के साथ, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, पावर किसके अकॉर्डिंग चल रही है, जीरो के अकॉर्डिंग। देन वी कैन से ये ग्राफ है, ये ग्राफ नोट कर लेना। हम कह सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन इन विच power of concentration term is zero in experimental rate एक्सपेरिमेंटल रेट के अंदर ये होना चाहिए। जनरली जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो एलिमेंट्री होती है, जनरली एलिमेंट्री होती है, एंड जनरली जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो 1 होती है। ये जनरल वे बता दिया मैंने कि जनरली ऐसा होता है, एलिमेंट्री होती है रिएक्शंस और मॉलिक्युलरिटी उनकी कितनी होती है, 1 होती है। कुछ रिएक्शंस इसमें भी है, ऐसी भी है जिनमें मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाती है और एलिमेंट्री भी होती है, लेकिन एलिमेंट्री कंपल्सरी, लेकिन मॉलिक्युलरिटी थोड़ी चेंजेबल हो सकती है। Suppose that
is zero order reaction. A convert into product. Initially T is zero, जब टाइम जीरो था, then concentration of A और number of moles of A, गैसेस हो सकती है मोल्स यूज कर सकते हैं या फिर कंसंट्रेशन यूज कर सकते हैं या फिर पार्शियल प्रेशर भी यूज कर सकते हैं अपन। तो एट टाइम t the concentration of A is small a and the concentration of product is zero, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई उस टाइम इसकी कंसंट्रेशन A थी और प्रोडक्ट बना नहीं था, तो उस टाइम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कितनी थी? जीरो। एट टाइम t, कुछ टाइम बाद, t टाइम बाद, इट कन्वर्ट इनटू a माइनस x, कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होगी, ऐसा बता चुका हूं आपको। देन इट कन्वर्ट इनटू x, यानी a का कुछ मोल्स मींस x मोल्स मींस कंसंट्रेशन x कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 टू x x हो गई और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन t टाइम पे हो गई a माइनस x, घट गई। या फिर मैं कहूं कि एट टाइम t द कंसंट्रेशन ऑफ a इज a नॉट, यानी a को हम a नॉट भी यूज कर सकते हैं, एंड द कंसंट्रेशन एट टाइम t ऑफ रिएक्टेंट A is 80, ये भी नोट, यानी A माइनस एक्स भी कर सकते हैं और 80 भी कर सकते हैं, यहाँ पे A भी कर सकते हैं और A नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 था, ये x था, लेकिन ये x था, ये कितना हुआ? 80 माइनस, सॉरी A नोट माइनस 80, 80 is equal to A minus x and A is A naught, then what is x? X is 80, A naught minus 80। तो रेट को हम दो टाइप से दे सकते हैं, रेट एट टाइम t, इस टाइम पे जो रेट थी वो क्या थी? रेट इज इक्वल टू dx by dt, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन x थी, x minus 0 is dx which is dx, और टाइम t minus 0 is t which is dt, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पॉजिटिव रहेगी, रेट कैसी रहेगी इसके लिए? पॉजिटिव, क्योंकि हम प्रोडक्ट के लिए दे रहे हैं। और दूसरा हम लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, रेट at time t, rate is equal to या is directly proportional to a minus x, the concentration of product, sorry reactant at time t और जीरो पावर पे इसकी, क्योंकि ऑर्डर कौन सा ले रखा हमने? जीरो, यानी कि एक t टाइम पे रेट को हम इस टाइप से भी दे सकते हैं और इस टाइप से भी दे सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन को ओपन करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको मैं k नॉट यूज कर रहा हूँ, which is rate constant of zero order reaction multiply by a minus x power 0, it is equation first and it is equation second at time t, t टाइम पे रेट और रेट तो इक्वल होंगी, देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, a minus x की पावर 0, then what is this? It is dx by dt which is equal to k naught a minus x power 0, और किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, देन इक्वेशन आ जाएगी dx अपॉन dt is equal to k naught। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन थर्ड इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वेशन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि dx which is equal to k naught dt, और इस इक्वेशन का इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेशन करने से बाय इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन, देन इंटीग्रेशन से आ जाएगा ये dx which is equal to k naught कांस्टेंट है, ये आ जाएगा dt, इंटीग्रेशन ऑफ dx which is equal to k naught कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट रहता है, वही k naught आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ dt, देन dx का इंटीग्रेशन x हो गया which is equal to k naught dt का t हो गया, प्लस में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया c, c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है।
इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे हम, कांस्टेंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो किस टाइप से आएगी, यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 था, कंडीशन लगा सकते हैं। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू वही रहेगी जो यहाँ तक आएगी, यानी कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, तो t की कंडीशन लगा दी इसमें। इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन लगाई है, इवन t इज 0 देन x इज 0। जब t 0 था तो x भी कितना था, 0 था। देन फ्रॉम दिस इक्वेशन 0 which is equal to k naught into 0 plus c, then c is 0, यानी यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई। देन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन c की वैल्यू को 0 पुट कर दिया हमने, यहाँ इसको मिटा रहा हूं मैं। x is equal to k naught plus t plus 0 means k naught is equal to x by t, equation number 4, and it is integration rate equation। of zero order reaction। It is also represented by this k naught which is equal to x की जगह हमने लिया था a naught minus at, ये पुट कर सकता हूँ मैं, डिवाइड बाय t, ये भी इक्वेशन 4 है, दोनों सेम इक्वेशन है। x की जगह मैंने पुट कर दिया a naught minus at, और what is a naught? A naught is initial concentration of reactant when time is 0, and what is at? At is the concentration of reactant after t time। t time बाद reactant की क्या concentration थी, वो 80 है बस। अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की प्रॉपर्टीज आपके पास इक्वेशन आ चुकी है, के नॉट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, के नॉट विच इज इक्वल टू एक्स बाई टी, ये फोर्थ इक्वेशन थी, और फोर्थ इक्वेशन ही थी के नॉट विच इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी, और ये फोर्थ इक्वेशन है। तो नंबर फर्स्ट पे मैं लिख सकता हूँ कि इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन जो स्मॉल ए लेके चले थे वो टर्म नहीं आ रही है, यहाँ पे आ रही है लेकिन उसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है, क्योंकि इट इज डिफरेंस, ए नोट माइनस ए टी इज डिफरेंस, ए नोट का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे रोल है ए नोट माइनस ए टी का, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी उस पे इसका रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। देयर इज रेट ऑफ रिएक्शन नॉट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि रेट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। According to equation 4, फोर्थ इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऐसा है। सेकेंड हम बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की। हाफ लाइफ पीरियड इज टी हाफ। रिएक्शन की 50% कंप्लीशन में जो टाइम लगता है, रिएक्शन के 50% पूरा होने में जितना टाइम लगता है, विच इज हाफ लाइफ पीरियड। सपोज करो कि एक रिएक्शन इनिशियल से चली और आपने उसके रिएक्टेंट के वहां पे 5 मोल लिए थे, रिएक्टेंट के कितने मोल लिए हैं, 5 मोल। तो रिएक्शन स्टार्ट कर दिया हमने। अब रिएक्टेंट के मोल घटते जाएंगे और प्रोडक्ट के मोल इंक्रीज होते चले जाएंगे। जब 5 से 5 से वो 2.5 पे पहुंच जाए, मीन्स आधे बचे, तो 5 to 2.5 पे वो पहुंचे रिएक्टेंट के मोल्स, तो कितना टाइम लगा उनको, विच इज हाफ लाइफ पीरियड। मीन्स टाइम टेकन in 50% completion
ऑफ रिएक्शन के 50% कंप्लीशन में जो टाइम लगा विच इज हाफ लाइफ पीरियड। देन इफ टी इज इक्वल टू टी हाफ, अगर टी कितना हो, टी हाफ हो, हाफ लाइफ लगे उसको, देन x इज इक्वल टू a बाई 2, यानी कि इनिशियली अगर 5 मोल लेके चले थे तो a इज 5 और a कितने बच गए 5 बाई 2 मीन्स 2.5 बच गए, उतना ही x बन चुका होगा क्योंकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट के उतने मोल 2.5 मोल इसके खत्म, तो 2.5 मोल उसके बन चुके होंगे। देन व्हाट इज x इज इक्वल टू a बाई 2। तो हम पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, फ्रॉम दिस इक्वेशन k नॉट विच इज इक्वल टू x की जगह a बाई 2 पुट कर दिया हमने और t की जगह t हाफ पुट कर दिया। देन इससे आ गया आपके पास t हाफ विच इज इक्वल टू a अपॉन 2k नॉट, हाफ लाइफ पीरियड ये होगा, k नॉट इज कांस्टेंट हियर। देन a पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि a की टर्म आ रही है स्मॉल a की, इसमें स्मॉल a की टर्म नहीं थी, डिपेंड नहीं करता रेट, इसमें स्मॉल a की टर्म आ रही है तो हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड करेगा। मींस हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a पावर 1, a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन और a इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में या फिर a की जगह हम a नॉट यूज कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के लिए अगर ऑर्डर n है किसी रिएक्शन का, तो उसके लिए जो उसका हाफ लाइफ पीरियड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 माइनस n की इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ पे n इज 0, a पावर 1 हो गया। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती तो 1 माइनस 1 हो जाता है यहाँ पे, तो a पावर 0 आती। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ लाइफ पीरियड। थर्ड नंबर में बात कर रहा हूँ 3/4 लाइफ पीरियड। यहाँ पे आ गया आपके पास t 1/2 विच इज इक्वल टू a अपॉन 2 ऑफ k नॉट। 2 कांस्टेंट है, k नॉट कांस्टेंट है, तो हाफ लाइफ पीरियड a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मीन्स 75% कंप्लीशन पीरियड। इसका मतलब रिएक्शन कितने परसेंट पूरी हो गई 75%। इट रिप्रेजेंटेड बाय t 3/4 और आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय t 75%। यानी कि इनिशियली कि अगर रिएक्टेंट हम कितने लेके चले थे, रिएक्टेंट अगर हम 100 लेके चले थे मोल्स या उसकी 100 कंसंट्रेशन थी, तो 75% कंप्लीट हो गई रिएक्शन एंड रिएक्टेंट बच गया 25% केवल। 75% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट बन गया 75। 100 मोल लेके चले थे, इसके रिएक्टेंट के बचे 25 और प्रोडक्ट के बन गए 75। तो उस टाइम को हम नाम देते हैं 3/4 टाइम पीरियड, या फिर टाइम टेकन इन 75% कंप्लीशन रिएक्शन। इज 3/4 टाइम पीरियड। t की जगह तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ t 3/4 और x की जगह पुट हो जाएगा 3a/4 क्योंकि x प्रोडक्ट था। रिएक्टेंट अगर 100 लेके चलिए तो x 75 बन चुका होगा, ये 100 इंटू 3/4। रिएक्टेंट अगर 10 लेके चले तो प्रोडक्ट 7.5 बन चुका होगा, तो x इज 3a/4 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या पुट कर सकते हैं इसी इक्वेशन से, k नॉट विच इज इक्वल टू x की जगह पुट कर दिया मैंने 3a/4 और t की जगह पुट कर दिया मैंने t 3/4। देन व्हाट इज t 3/4? t 3/4 which is equal to 3a अपॉन 4k नॉट। ये उसका 75% कंप्लीशन पीरियड हो जाएगा, which is equal to 3/2 of t हाफ। हाफ लाइफ पीरियड से ये 1.5 गुना ज्यादा है, यानी a अपॉन 2k नॉट, a अपॉन 2k नॉट की जगह मैंने t हाफ रख दिया, देन 3/2 बचेगा यहाँ पे, मीन्स विच इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ t हाफ। यानी हाफ लाइफ पीरियड अगर 50 मिनट लगता है तो 75% कंप्लीट होने में उस रिएक्शन को 75 मिनट लगेंगे। हाफ लाइफ पीरियड अगर 20 मिनट लगता है तो 75% उसको कंप्लीट होने में कितने लगेंगे? 1.5 गुना लगेगा, 30 मिनट लगेंगे। ये 3/4 पीरियड था।
100% कंप्लीशन पीरियड, रिएक्शन 100% कंप्लीट होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सभी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती, जीरो ऑर्डर हो जाती है 100% कंप्लीट। कब होगी, कितने टाइम में होगी, टाइम इज t is t100। यहाँ पे 100% कंप्लीशन को मैं t100 यूज कर रहा हूँ, या 100% यूज कर सकते हो आप इसको। एंड x इज ए कंप्लीटली रिएक्टेंट जो A था वो कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मींस x में कन्वर्ट हो गया, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, A के इक्वल। देन इस इक्वेशन से क्या आ गया आपके पास, k नॉट v इज इक्वल टू x by t मींस A by t100 means it means t of 100% which is equal to a upon k naught which is 2 times of t half। इसका जस्ट दुगना है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन 2 हाफ लाइफ में कंप्लीट हो जाएगी, मींस एनी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट in 2 half lives। यानी एक रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड अगर वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका हाफ लाइफ पीरियड अगर 100 मिनट है तो 100% कंप्लीट होने में वो 200 मिनट लगाएगी, दुगना लगाएगी उससे कोई भी रिएक्शन। फिफ्थ नंबर में बात कर रहा हूँ ग्राफिकल डिनोटेशन। फ्रॉम इक्वेशन दे सी, फोर्थ इक्वेशन थी, क्या आ जाएगा इससे, x विच इज इक्वल टू k नॉट t। इस इक्वेशन को हम y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसको प्लस में 0 लिख सकता हूं मैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, इट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। y एक्सिस पे x को जो कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और x एक्सिस पे टाइम को हम प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी दिस। यहाँ पे हमने x को पुट किया विच इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और यहाँ पे हमने टाइम को पुट किया t की फॉर्म में। सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, ईयर्स में हो सकता है, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसके लिए इंटरसेप्ट c होता है और स्लोप उसका m होता है। m यहाँ पे k नॉट है और इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 है, मींस ओरिजिन से निकलेगी वो 0 से। स्ट्रेट लाइन होगी जिसका स्लोप जो होगा विच इज इक्वल टू k नॉट। स्लोप हमेशा ही tan थीटा होता है, ये डिस्कस कर चुका हूँ मैं आपको। tan थीटा यहाँ पे आएगा, वही इसका k नॉट हो जाएगा। k नॉट मींस रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हम k नॉट की वैल्यू को इसके ग्राफ से ही कैलकुलेट करके लेके आते हैं। स्लोप की जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट रहेगी और पॉजिटिव स्लोप आएगा विच इज इक्वल टू k नॉट। यानी एक तो ग्राफ लिया जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर इसी इक्वेशन से हम इसको इस टाइप से पुट करें, एक ग्राफ ये नोट कर लेना। नेक्स्ट ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, ये इक्वेशन आपके पास ये वाली पुट कर रहा हूं मैं, a नोट माइनस ए टी विच इज इक्वल टू k नोट t। इसको इधर ले आया मैं, a नोट माइनस ए टी इज इक्वल टू दिस एंड ए टी दिस। इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, विच इज इक्वल टू a नोट माइनस k नोट t। इक्वेशन आ गई इससे, इसको इधर ले आया माइनस में आ गया और इसको इधर ले गया प्लस में आ गया, तो दिस विच इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। इस इक्वेशन को भी हम y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पे y एक्सिस पे हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेंगे, व्हाट इज दिस, सॉरी y एक्सिस पे हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेंगे। t टाइम पे जो कंसंट्रेशन थी, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, t टाइम की कंसंट्रेशन है, और x एक्सिस पे हम लेंगे टाइम। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो स्लोप इसके इक्वल हो जाएगा माइनस k नॉट के इक्वल, और इंटरसेप्ट होगा वो a नॉट के इक्वल रहेगा। देन ग्राफ इस टाइप से आएगा। यहाँ पे हमने पुट किया 80 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम, और यहाँ पे हमने पुट किया टाइम t। तो ग्राफ पे नेगेटिव स्लोप आएगा इस टाइप से, स्ट्रेट लाइन आएगी लेकिन स्लोप माइनस k नॉट के इक्वल हो जाएगा। n के इक्वल स्लोप होता है,
विच इज इक्वल टू tan थीटा, और इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके हम यहाँ मिला देंगे, देन इट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल ए नोट, इट इज इंटरसेप्ट, यानी यहाँ से और यहाँ तक की बीच की जो डिस्टेंस होती है विच इज इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट विच इज इक्वल टू ए नोट। इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा। तो ये दो ग्राफ डिनोटेशन है इसके, टाइम और एटी के बीच में। एटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम, उसके बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप माइनस के नोट होता है जो tan थीटा है उसका, और इससे हम के नोट की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो उसका इंटरसेप्ट आता है लाइन का, स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेप्ट आता है जो जीरो से और उसके बीच की डिस्टेंस होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन। टाइम के साथ साथ इनिशियल कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली जाएगी स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। कौन से स्पेस में? जीरो रिएक्शन में। एग्जांपल्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स। नंबर फर्स्ट, रिएक्शन बिटवीन H2 and Cl2 in presence of sunlight। सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है वो जीरो ऑर्डर। ध्यान दे लेना, मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर सर्कमटेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। सर्कमटेंसेस सनलाइट लेते हैं तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर सनलाइट नहीं लेते हैं, हीट लेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। तो इस कंडीशन में सनलाइट की प्रेजेंस में H2 plus Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, HU से डिनोट कर रहा हूँ सनलाइट को मैं, डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट लाइट है, इट कन्वर्ट इनटू 2HCl, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन ड्यू टू रेट लॉ। क्योंकि इसके लिए जो रेट लॉ आता है वो आता है रेट इज इक्वल टू के नोट है, यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी तो के नोट यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, H2 पावर 0 एंड Cl2 पावर 0, दैट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इफ द रिएक्शन प्रेजेंट इन हीट, यहीं पे बता देता हूं मैं, H2 plus Cl2 कन्वर्ट इनटू 2HCl, अगर ये हीट की प्रेजेंस में होता देन जो रेट आता वो रेट आएगा के नोट। ये के नोट और ये के नोट डिफरेंट रह सकते हैं क्योंकि अलग अलग कंडीशंस ले रखी है हमने। H2 पावर 1 एंड Cl2 पावर 1, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाता है हीट की प्रेजेंस में, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है 1+1, लेकिन लाइट की प्रेजेंस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट, decomposition of ammonia on surface of metal like gold और प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम के सरफेस पे अमोनिया का डिकम्पोजिशन मीन्स अमोनिया डिकम्पोज्ड in presence of platinum or gold by heat, it convert into N2 plus 3 of H2। हेबर प्रोसेस से जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस है। इसमें इसके सामने तो 2 दिख रहा है हमें, लेकिन इसकी जो एक्सपेरिमेंट रेट आती है, रेट लो आता है इसके लिए, उसमें रेट रिप्रेजेंट होती है, रेट इज रेट एक्सपेरिमेंट रेट लो ये के नॉट विच इज इक्वल टू अमोनिया पावर 0, इसलिए ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर प्लेटिनम और गोल्ड का सरफेस नहीं लेते हैं और केवल इसको हीट करते हैं, प्लेटिनम और गोल्ड के सरफेस पर हमें हीट करने की इतनी जरूरत नहीं होती क्योंकि कैटलिस्ट है। अगर केवल हीटिंग से इसको करते हैं तो बाय हीटिंग इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन केस ऑफ ओनली हीटिंग इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिप्रेजेंटेड रेट इज इक्वल टू के अमोनिया पावर 1, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हो जाएगी। तो आपको ये देखना है कि गोल्ड और प्लेटिनम की सरफेस पे ही इसका डिकम्पोजिशन है वो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। थर्ड, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क। इलेक्ट्रिक स्पार्क में
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की रिएक्शन मीन्स N2 प्लस O2 इलेक्ट्रिक स्पार्क। इट कन्वर्टेड टू 2N। एयर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। नाइट्रोजन तो मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर है 78% के लगभग, ऑक्सीजन 21% के लगभग है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, केवल इलेक्ट्रिक स्पार्क और लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये दोनों आपस में रिएक्शन कर पाते हैं। अदरवाइज जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर चुके होते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड बना चुके होते हैं, ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होती है क्योंकि नाइट्रोजन एक्सेस है और ऑक्सीजन लिमिटिंग है रिएक्शन के अकॉर्डिंग। यानी आसमान में जब बिजली कड़कती है, इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, तब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं उस स्पार्क के जो कांटेक्ट में आते हैं वो। या फिर टेम्परेचर अगर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तब जो रिएक्शन होगी तब भी नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। तब भी रिएक्शन कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक स्पार्क की प्रेजेंस में तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन हीट की प्रेजेंस में 2000 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रेजेंस में ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसलिए हमें कंडीशन जरूर याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक स्पार्क बिजली के कड़कने पे जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की जो रिएक्शन होती है विच इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके इसमें कन्वर्ट होंगे। ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है। तो बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए हमें हायर टेम्परेचर की नीड है या फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क की नीड है। तो इलेक्ट्रिक स्पार्क में जो रिएक्शन होती है उसके लिए रेट लॉ आता है, रेट विच इज इक्वल टू K नोट, एक्सपेरिमेंटल है, नाइट्रोजन कंसंट्रेशन पावर 0 and oxygen concentration power 0 means order will be 0 order की रिएक्शन। लेकिन in presence of heat के प्रेजेंस में अगर देखें तो नाइट्रोजन प्लस में ऑक्सीजन कन्वर्टिंग टू 2NO अप्रोक्सीमेटली 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। देन रेट लॉ जो आएगा उसमें रेट रिप्रेजेंट होगी K नोट। यहाँ पे K नोट नहीं ले सकते, हम K दे सकते हैं क्योंकि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो बाकी की सिमिलरिटी उसमें भी चेंज कर लेना, N2 पावर 1 एंड O2 पावर 1 देन सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। तो सर्कमटेंसेस पे डिपेंड करता है कि ऑर्डर क्या रहेगा किसी रिएक्शन का। अब रही बात है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी कर रहा है पार्टिकल, फिर भी उसके रेस्पेक्ट में पावर हम 0 यूज कर रहे हैं, रेट के लिए हम उसकी पावर 0 यूज कर रहे हैं। ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ, फिर मैं एक बार यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे यही रिएक्शन थी सपोज करो, तो एयर के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है और ये सपोज करो बिजली कड़की, तो इसके कॉन्टेक्ट में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन थी वो आपस में रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो गई? NO में, और तुरंत यहाँ से हटेगी। तुरंत उतनी ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने इसी जगह को ऑक्यूपाई कर लिया। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इस इलेक्ट्रिक स्पार्क के कांटेक्ट में कंसंट्रेशन में चेंज ही नहीं आया, नाइट्रिक ऑक्साइड बना हट गया, उतनी ही कंसंट्रेशन कांस्टेंट रही। तो कंसंट्रेशन वहां पे कांस्टेंट रहती है। फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क की बात कर रहा हूं मैं, बिजली कड़कने की छोड़ के। सपोज करो कि आपके पास ये कंटेनर है जिसमें आपने नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों ले रखी है, दोनों प्रेजेंट है इसके अंदर। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया, ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हमने, और इलेक्ट्रोड लगाने के बाद इनको हायर वोल्टेज से जोड़ दिया प्लस एंड माइनस 10,000 वोल्ट से। तो यहाँ पे एक स्पार्क बनेगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो इसकी कांटेक्ट में थी वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई और नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल गई। अब यहाँ पे और नाइट्रोजन ऑक्सीजन थी वो इसके कांटेक्ट में फिर आ गई, यानी कि टाइम के साथ साथ इसके कांटेक्ट में प्रेजेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा, इसलिए रेट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। मींस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए नीचे लिख रहा हूं मैं, केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन rate is always constant और which is equal to K नोट। उसके रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है, इसलिए हम इस K नोट को स्पेसिफिक रेट नाम देते हैं। क्योंकि कंसंट्रेशन की टर्म की पावर 0 थी, उसका मतलब 1 होता है, उसको हमने हटा दिया। मींस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन की रेट होती है वही उसका रेट कांस्टेंट है और वही उसकी स्पेसिफिक रेट है।
अब हम बात कर रहे हैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स की। इनिशियल कंसंट्रेशन of reactant is 5M of zero order reaction if reaction concentration of reactant reached up to 4M in 10 minutes। 10 मिनट में ये 4M तक पहुंचती है। एंड कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड T 60%, T 75%, T 90% and T 100%। 100% completion, 90% completion, half life period 60% और 75% completion period हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इस टाइप की रिएक्शंस के लिए हम क्या कर लेंगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पहले पुट कर लेंगे, निकाल लेंगे, और जो गिवन डेटा है उससे रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, उसी को इंटरप्रेट करके हम बाकी सब निकालेंगे। अब रही बात ये कि अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन ले रहे हैं, ध्यान दे लेना, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं इस चीज को। अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन ले रहे हैं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड मीन्स इतने के साथ इतना होता है तो इतने के साथ कितना होगा, यूनिटरी मेथड हम यूज कर सकते हैं। बाकी किसी ऑर्डर के लिए हम यूनिटरी मेथड यूज नहीं कर सकते, तो जीरो ऑर्डर के लिए कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट था आपके पास, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, T इज इक्वल टू 0 पर ये 5M था, उस टाइम ये 0 था। T इज इक्वल टू 10 मिनट, 10 मिनट लगे इसको, ये 4M पे पहुंच गया तो ये 1M बन चुका होगा, टोटल 5 आना है। T 50% पे या T हाफ पे ये 2.5 बन चुका होगा, रह चुका होगा, और ये 2.5 बन चुका होगा। एंड T 60% पे ये 2 रह चुका होगा, ये 3 बन चुका होगा। T 75% पे ये कितना रह चुका होगा, 1.25 कम कर देंगे, 3.75 कम हो गया होगा, यानी कि 1.25 रह चुका होगा, ये 3.75 बन चुका होगा। T 90% पे ये बन चुका होगा कितना, 0.5, और ये 4.5 बन चुका होगा। और T 100 पे ये 0 और ये 5 बन चुका होगा। ये जो वैल्यूज हैं ये x की वैल्यू है, और ये जो वैल्यूज हैं ये a माइनस एक्स की वैल्यू है, या फिर 80 की वैल्यूज है। ये a नोट है, और ये वैल्यूज जो है ये 80 की वैल्यूज है, इसे निकाल लेंगे। पहले तो मैं यूनिटरी मेथड से करके दिखा रहा हूँ। या 5 से 4 मोल में कन्वर्जन हुआ है, कितने मिनट में, 10 मिनट। रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो गई, 5 से 4 में कन्वर्जन हो गया, इसका मतलब 1M घट चुका है, यानी 20% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर सब है, 20% रिएक्शन 10 मिनट में कंप्लीट होती है। यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं। पहले मैं यूनिटरी मेथड की बात कर रहा हूँ। 20% reaction complete in 10 minutes, तो हाफ लाइफ पीरियड आपके पास ये, then 50% complete in 10/20 multiply by 50, यूनिटरी मेथड यूज हो गया। then 0 0 कैंसिल, 25 मिनट, ये तो आ गया इसका टी हाफ। 60% कंप्लीट इन 10/20 into 60, this is 30 मिनट, टी 60%। एंड 75% कंप्लीट, this is 10/20 into 75, which is इक्वल टू आ गया 37.5 मिनट, ये टी 75% हो गया।
T 90%, 10/20 into 90, 45 minutes, ये T 90% होगा। और T 100%, 10/20 into 100 which is 50 minutes, ये 100% कंप्लीशन हो गया रिएक्शन। ये तो है यूनिटरी मेथड, ये आंसर आने हैं, लेकिन तरीका ये नहीं है। यूनिटरी मेथड से हम ये कर दिया, तरीका है कि सबसे पहले हम इसका रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करें और उसी के अकॉर्डिंग चलें। रेट कांस्टेंट K नोट इज इक्वल टू x/t, ये होता है। K नोट हमें निकालना है, x हमारे पास कितना है 1 और टाइम कितना लगा 10 मिनट, ये हमें गिवन है, मीन्स 1/10 मिनट। तो मैंने परसेंटेज में ले रहे हैं, मोलरिटी इंटू मिनट इनवर्स आ जाएगा, इसकी यूनिट मैं पुट नहीं कर रहा, फिर भी मैं बात कर रहा हूँ कि मोलरिटी m इंटू मिनट इनवर्स, मोलरिटी इज मोल पर लीटर, ये यूनिट आ गई इसकी। 1/10 हो गया, इसको मैं 0.1 लिख देता हूँ। T 50% या T half which is equal to A upon 2 K naught. What is A? 5 upon 2 into K naught is 0.1. That is 5 and 2, 2.5 divided by 0.1, 25 minute. यही बच रहा था हमारे पास यूनिटरी मेथड से। T 60% या T is equal to x/t। अब 60% की कैलकुलेट कर रहे हैं तो K naught यहाँ पे यूज करेंगे। अब T 60% पे मीन्स दिस पे x की वैल्यू थी 3, x is 3 डिवाइड बाय K naught आपके पास 0.1 है, which is 30 मिनट। T 75% which is equal to x upon K naught, T 75% वैल्यू थी 3.75 डिवाइड बाय 0.1 which is 37.5 मिनट, which is also equal to 1.5 times of T half. T 90%, x by K naught which is equal to x की वैल्यू आपकी 90% पे 4.5 divided by K naught and 0.1 which is 45 minutes. T 100%, x by T, x is 5, T की जगह K naught है 0.1 which is 50, यानी कि 50 मिनट में वो रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगी। इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे। दूसरा ले रहा हूँ मैं, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन 100 मिनट लगा, 100 सेकेंड लगा लेते हैं। कैलकुलेट T 60%, T 40%, T 80%, and T 100%, and calculate the reactant, the concentration of reactant at 160 सेकेंड, 160 सेकेंड बाद 160 सेकेंड बाद रिएक्टेंट की क्या परसेंटेज को कैलकुलेट करनी है। तो अगर हमारे पास परसेंटेज में गिवन है तो आप A को 100 लेके चल रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 लेके चल रहे हैं, मींस A कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। T इज इक्वल टू 0 पे ये 100 था तो ये 0 था, परसेंटेज में गिवन है सब कुछ। T इज इक्वल टू 50% पे या 40 पे हमें कैलकुलेट करना है। 40% अगर कंप्लीट होगी तो ये 60 बचेगा, ये 40 बन जाएगा। T 50% पे मींस हाफ लाइफ पीरियड पे ये 50 होगा, ये भी 50 होगा। T 60% भी निकलवा रखा है इसमें, तो 60% पे ये 40 होगा और ये 60 हो जाएगा। T और क्या निकलवा रखा है उसमें 80%, यानी 80% पे कितना टाइम लगा वो निकालना है। तो 80% कन्वर्जन में जो T 80% या 50% इस टाइप से निकाल रहा हूँ मैं, इसको इस टाइप से पुट कर लेना। T 40%, T 50%, T 60% एंड T 80%। T 80% में ये कितना हो गया 20 है, ये 80 बन गया। और T 100 ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 100।
देन सबसे पहले आप के नोट निकालोगे, यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हो सॉल्व करने के लिए, शॉर्टकट में सॉल्व करने के लिए यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं ऑप्शनल में, लेकिन थ्योरी के अंदर अगर बोर्ड के अंदर आपको करना है तो आप इसके लिए के की वैल्यू पहले निकालोगे, उसका कॉपी करोगे। तो टी 50% आपको गिवन है, यानी टी हाफ विच इज इक्वल टू ए अपॉन 2 के नोट, इससे के नोट की वैल्यू निकालोगे, के नोट विच इज इक्वल टू ए अपॉन 2 ऑफ टी हाफ विच इज इक्वल टू ए को 100 यूज किया हमने, ये इनिशियल कंसिडरेशन है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू के नोट टी हाफ आपको दिया हुआ 100 सेकेंड, 100 से 100 कैंसिल हो गया विच इज 0.5, यूनिट जो भी आई वो रहेगी, परसेंटेज में गिवन है तो हम मोल पर लीटर पर सेकंड यूज कर सकते हैं। ये के नोट आ गया। इसके बाद आपको निकालना है एक्स की वैल्यू, कि 40% जो था उसमें एक्स ये था, ये सभी वैल्यूज किसकी हैं, एक्स की हैं, जो हमें यहाँ पे पुट करनी है। तो टी 40% एक्स बाई टी, एक्स बाई के नोट, टी 40% पे, तो एक्स कितना था 40% में 40, डिवाइड बाई के नोट वैल्यू कितनी है 0.5, तो यह आ जाएगा 400/5, 80 सेकेंड, 80 सेकेंड में 40% पूरी होगी और 100 सेकेंड में 50% पूरी हो जाएगी। टी 60 एक्स बाई के नोट, 60% पे 60 हो गया, 60 0.5, यानी इट इज इक्वल टू 120 सेकेंड। टी 80 एक्स बाई के नोट which is equal to 80 divided by 0.5 which is equal to 800 divided by 5, 160 second, and t 100% which is equal to x by t, x जो 100% पे 100 हो जाएगा तो 100 divided by 0.5 which is equal to 200, 200 सेकेंड में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 2 हाफ लाइफ पीरियड उसमें लग चुके होंगे उसके। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट 160 सेकंड, 160 सेकंड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी। के नोट आपके पास है, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे, एक्स इज इक्वल आ जाएगा के नोट इंटू टी, के नोट आपके पास 0.5 इंटू टाइम आपको दिया 160 विच इज इक्वल टू 80, 0.5 इंटू 160 कितना आ जाएगा 80 आ गया। एक्स की वैल्यू 80, तो एक्स की वैल्यू 80 ये थी, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बची होगी 20%, दैट रिएक्टेंट एट 160 सेकेंड विच इज इक्वल टू 20%, यानी 20% रिएक्शन यहाँ पे रिएक्टेंट बच चुका। तो ऐसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, एग्जांपल आपको याद रखने हैं, फॉर्मूलाज आपको याद रखने, ग्राफ किस टाइप से बनाते हैं वो याद रखने हैं, और इसके साथ साथ इसका न्यूमेरिकल हम कैसे करते हैं, यूनिटरी मेथड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। और इसके साथ साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें रेगुलर बने रहने के लिए। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो कि इस चैप्टर की रीड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें न्यूमेरिकल भी ज्यादा होंगे और सबसे बड़ा होगा, उसमें 2-3 लेक्चर लगेंगे। लेक्चर को मैंने छोटे छोटे कर दिए हैं, तो रेगुलर बने रहें और अपडेट टाइप से आप काम करते रहें। थैंक यू।